हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने विद्यालय सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज चकदाउद नगर नैनी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल SBMIC पर। यह क्लास 12 के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और इस समय हमने लाइट सेक्शन चालू किया है। उसका पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन तथा गोली दर्पण, जो कि हाई स्कूल का एक लेसन रहा है, एक दो लेसन मिला के रहा है, उसकी तरह से हम रिवाइज कर रहे हैं उसे। ठीक, तो उसमें मैं आपको जो है कई वीडियो बना चुका हूं आपके लिए। तो आज हम लोग उसका वीडियो नंबर 5 पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैं 4 वीडियो आपको उसका बनाकर दे चुका हूं। ठीक, ओके। अब हम आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ने वाले हैं। इसे हटा ही देता हूं, दिक्कत खड़ी कर रहा है। ठीक, तो फिर स्टार्ट करूं मैं। अब देखें, तो अब जो है स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्ट हम करने जा रहे हैं आपके लिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, तो पहले नियम बताऊंगा, अब फिर प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो उत्तल दर्पण हम एक बना लेते हैं। अब देखिए, ये C है आपका, ये C है, ये P है और ये आपका F है। ठीक, अब देखिए, अगर कोई किरण ऐसे समांतर आती है मुख्य अक्ष के, ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1, जैसे अगर कोई लाइट ऐसे पैरेलल आएगी तो जब वो लौटेगी ना, तो यहां से ऐसे लौटेगी, आपको लगेगा, उधर वाले को लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है, मतलब उस पार तो जा नहीं सकती, मिरर है यहाँ, लेकिन ऐसे फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह परावर्तन के बाद ऐसे लौटेगी कि वह मुख्य अक्ष के ऐसे लौटेगी कि लगेगा कि फोकस से जा रही है, उधर वाले को लगेगा कि फोकस से आ रही है। ठीक है, ओके। अब देखिए, दूसरा है, ध्यान दें, एकदम बढ़िया सा है, ऐसे गेस करके C बना लें और AF है और यह आपका P है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, मतलब ऐसे फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, जिस डायरेक्शन में फोकस है, अगर वहां पे आती है तो वह जब लौटेगी, ठीक है, ऐसे पैरेलल लौटेगी। दोनों तरह से सेम है। क्यों ये कि जैसे पैरेलल आएगी तो लौटेगी तो फोकस से लौटेगी, और अगर वो फोकस की तरफ आएगी तो लौटेगी तो पैरेलल लौटेगी। अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से आती हुई फील होगी, मतलब फोकस में जाएगी नहीं, फोकस से लौटती फील होगी। और अगर फोकस की ओर जाती प्रतीत हो रही है तब वह जो है लौटेगी तो पैरेलल लौटेगी। आई होप आप लोगों ने जो है समझ लिया होगा इसको। अब देखिए, ठीक, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। अब एक तीसरा वाला है आपका थर्ड, ये आपका रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 2, अब देखिए, ऐसे मैं इसको ऐसे मन में कल्पना करता हूं और इसके सेंटर को C ले लेता हूं और AF। अब देखिए, अगर कोई लाइट रे ऐसे जाए, मतलब लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे इस डायरेक्शन में जाए कि वो C की सीध में जा रही है, अगर कोई लाइट रे C की सीध में जा रही है
तो वह ऐसे जाएगी और ऐसे लौट आएगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में लौटेगी। सॉरी, मतलब जैसे सी से जा रही है तो ऐसे जिस डायरेक्शन में गई है ना उसके जस्ट अपोजिट लौट आएगी, मतलब उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन। रीजन एक्चुअली ये अभिलंब है, ये जो सी से मिलाने वाली लाइन है अभिलंब है। अब कोण आप अभिलंब से नापते हो, तो अगर किरण अभिलंब से सटकर आई है मतलब उसने अभिलंब से 0 कोण बनाया है। ठीक है, आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब वह अगर अभिलंब के समांतर आई, अभिलंब के से सटकर आई है, उसके संपाती होकर आई है, तो उसके संपाती होकर लौट भी जाएगी। ठीक, तो अब हमारे पास 3 रूट हो गए कि समांतर आएगी तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, अगर फोकस की ओर जाती प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी, अगर वक्रता केंद्र की ओर जा रही है तो उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ठीक, परावर्तन के बाद। अब देखिए, अब टॉपिक में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमारा अगला टॉपिक होगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, वो था प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके, अब सुनो, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पूरा ध्यान सबका वीडियो पे होना चाहिए। पहला है, इसके हमारे पास 2 केसेस हैं। ध्यान दें, जैसे ऑब्जेक्ट को जैसे आपका ये सी हो गया, ठीक, और यह आपका हो गया एफ, और यह हो गया आपका टी। अब देखिए, हम इसकी 2 कंडीशन पढ़ेंगे। एक बार हम अनंत पे रखेंगे। ठीक, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा अनंत पे रखा है, अनंत पर, अनंत पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट अगर अनंत पर रखा है तो यहाँ पे जैसे समांतर है, सारी किरणें समांतर आएंगी मुख्य अक्ष के। मतलब अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसके संपूर्ण अंग से, उसके बॉडी के प्रत्येक बिंदु से चलने वाली किरणें आपस में समांतर मानी जाती है। ठीक है, अब जो है ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर जब इसे आप ले आएंगे तो जैसे सारी किरणें आएंगी समांतर, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब ये लौटेंगी तो ऐसे लौटेंगी तो आपको लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। अभी आपको बताया गया है कि जो समांतर आएगी, तो देखिए एक किरण ऐसे आएगी टकराकर ऐसे लौट जाएगी, ये ऐसे आएगी और टकराकर लौट जाएगी, तो ये सब के सब यहीं पर काटेंगी, कहाँ, फोकस पर। तो चित्र बनेगा फोकस पर और बिंदु आकार का बनेगा, मतलब एकदम पॉइंट इमेज, छोटी सी इमेज बनेगी यहाँ। तो आपने क्या देखा, और आप जरा सोचो, हमें किरणें यहां से आती हुई प्रतीत होंगी, वहां जाएंगी नहीं, मतलब यहां पर दर्पण के पीछे आभासी इमेज बनेगा, आकार में वस्तु से आकार में बहुत छोटा बनेगा, मतलब बिंदु आकार का बनेगा। समझ गया? ठीक, और ये सीधा बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा बड़ा बना, अगर इन किरणों को आप थोड़ा सा ऊपर कर दें तो चित्र भी यहीं पर बनेगा, चित्र आपका यहीं पर बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन बहुत मामूली सा साइज का बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा। क्लियर? तो आपने क्या देखा कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उत्तल दर्पण वस्तु का आभासी और बिंदु आकार का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनाएगा, दर्पण के पीछे फोकस पर बनाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसकी एक अन्य केस देखिए, इसे मैं यहां छोड़ देता हूं और मैं थोड़ा सा इसके लिए यहां पर आपको एक और स्थिति देता हूं। यहां पे
मैं इसे हटा देता हूं। अब देखिए इसकी दूसरी केस पे आते हैं। ठीक, इसकी दूसरी केस पे आएंगे जब, तो हम अपना एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं। ये उत्तल दर्पण है हमारा, यह आपका हो गया C, यह आपका हो गया F और यह आपका हो गया P। ठीक, अब देखिए अब जो है वस्तु को हम परिमित दूरी पे रखेंगे, अनंत पे नहीं है। यह वस्तु हमारी दर्पण के सामने किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई है, मतलब पहले अनंत पे थी, अब फाइनाइट डिस्टेंस पे है। देखिए इसे मैं थोड़ा सा पास रख देता हूं ताकि चित्र बनाने में आसानी हो जाए। जैसे जो समांतर जाएगी वो तो आप जानते हो कि फोकस से आएगी, मतलब फोकस से आती हुई ऐसे आएगी और टकरा कर ऐसे लौट जाएगी। उधर वाले को लगेगा कि फोकस से आ रही है। ठीक, उसके बाद अगर यह किरण, ठीक है, अगर यह किरण यहां अगर यह किरण ऐसे C की तरफ जाएगी, तो आपको मैंने बताया है, रूल है कि जिस मार्ग में जाएगी उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। देखिए दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है कि नहीं एक दूसरे को। देखिए यहाँ पर काटा है, तो जैसे यह A है और यह B है, तो ये B की इमेज बनी हुई है, क्योंकि यह किरणें B से चली थी तो B डैश है, और यहाँ पर आपका बनेगा यह A डैश। ठीक, तो अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि जब आपने अनंत पे रखा तो इसकी इमेज फोकस पर बनी थी, बहुत छोटी। जब आप इसे पास ले आए तो इसका चित्र इधर चला आया और F और P के बीच में बना है। तो उत्तल दर्पण की यही एक खास बात है कि यह अब जितनी बार इमेज बनाएगा P और F के बीच में ही बनाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे लाएंगे ये हल्का सा थोड़ा सा बड़ा होता चला जाएगा। ठीक, लेकिन आप थोड़ा सा और इधर लाओगे हल्का सा बड़ा होगा। एकदम आप सटा दिए तो आइडियल कंडीशन में मे भी उसके बराबर बन जाए, वो एक थोड़ा सा इमेजिनरी कंडीशन हो गई। ठीक, तो इस तरह से आप अगर देख रहे हैं, ध्यान दें, तो इस तरह से अगर आप इसको देखते हैं कि अगर आप इसके जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज बनी हो जाएगी। अब देखिए इमेज की प्रॉपर्टी क्या रही कि जो हमारा इमेज है वो इरेक्ट है, सीधा है। ठीक है, इमेजिनरी है क्योंकि लाइट रेज ने इंटरसेक्ट नहीं किया, मतलब काटा नहीं है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। AI ऐसे लौट गई, AI ऐसे लौट गई। ठीक, हमने इसे पीछे अपने से बढ़ाया, इमेजिन किया है कि बढ़ाया है, और इसको भी हमने बढ़ाया है। तो जब किरणें ये वाकई काटती हैं तो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, और जब किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं तो जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। ठीक, तो ये चीज तो और तय हो गया कि प्रतिबिंब अगर छोटा बन रहा है तो जो आवर्धन होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आवर्धन की बात करें तो उत्तल दर्पण जो आवर्धन देने वाला है वह आवर्धन या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से, देखो मतलब सॉरी बहुत होगा 1 के बराबर हो जाएगा, नहीं तो हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण कभी भी मतलब बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दें। हमने देखा कि उत्तल दर्पण अनंत पे रखने पर फोकस पर बनाता है और पास बनाने पर फोकस और थ्रू के बीच में बनाता है। ठीक, अब देखिए अब इस लेसन में हम आवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? आवर्धन के बारे में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, आवर्धन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। जो आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन, जो आपका आवर्धन है ना, आवर्धन यह बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है कि सीधा बना है कि आकार में वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा बना है।
तो जो आवर्धन की परिभाषा है आपका रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। आवर्धन के लिए मुझे अभी उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन, अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन, ये भी सारी चीजें आपको पढ़ानी है। मैं आज आवर्धन को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इस वीडियो में। जो रेखीय आवर्धन आपका यम होता है, ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। इसका सिंबल अलग अलग है, इसे कभी हम y1 y2 से दिखा लेते हैं, तो कभी i और o से दिखा लेते हैं, ठीक है। कभी y1 y2 तो कभी i से, कभी o से, कभी i डैश को o डैश से दिखा लेते हैं। लेकिन बेसिक हमको यह याद रखना है कि जो रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। तो इस तरह से अगर रेखीय आवर्धन की परिभाषा आपको लिखनी हो तो मैं आपको बोलकर उसे सुनाता हूँ कि जो रेखीय आवर्धन हमारा होता है वो है आपका, ध्यान, जो रेखीय आवर्धन है, ठीक, वो है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली आपको बताएं इस दर्पण के लिए ही नहीं है, ये आपके हर प्रकाशीय केंद्र के लिए है जो इमेज को बढ़ाता और घटाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रेखीय आवर्धन को इंट्रोड्यूस किया और लेंस के लिए भी होता है। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।